कल राष्ट्रपति बोले थे ना, पॉलिटी का और फिजिक्स का एक चैप्टर था ना। बताइएगा अभी जो है अपना चंद्रयान वेब पोर्टल जो है वो कौन जारी किए हैं, लॉन्च किए हैं इसको? धर्मेंद्र प्रधान किए हैं। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। ये कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं? शिक्षा मंत्रालय के मंत्री। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय का क्या नाम था जो बदल दिया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। और शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। ठीक है, 1985 में हुआ था। बताइएगा अभी जो है विश्व का नंबर 1 जो है पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन सा बना है? वो भारत का ही एयरपोर्ट है। नहीं, कैंपेगोड़ा। ठीक है, कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये अभी जो है विश्व में प्रथम नंबर पे आया है पंक्चुअलिटी, मतलब अपने टाइम पे आता जाता है, इसके लिए ये प्रथम नंबर पे आया। बताइएगा विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ हुआ है? नहीं, बर्लिन, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहाँ पे हुआ है। जर्मनी की जो है करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, यूरो है जर्मनी की करेंसी, यूरो है। बताइएगा अभी जो है स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार ये एक अभियान चला है, यूपी चला है, बिल्कुल सही है, यूपी के द्वारा चलाया गया है स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार। ठीक है, बताइएगा अभी जो समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक याचिका दायर किया गया था, तो ये किस कोर्ट के द्वारा जो है खारिज कर दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए इसमें समलैंगिक विवाह में बहुत सारा मुद्दा, अभी ना ये 3-2 के जो है मत से ये बेंच का जो है फैसला आया है। इसमें ये नहीं है कि मतलब कोई इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ रीज़न लोग अलग दिया। जैसे कुछ लोगों का कहना है, 3 लोग ऐसा बोलते हैं कि ये लोग बच्चे भी अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन 2 लोगों का ऐसा, 2 जज जो है उनका कहना है कि बच्चा कम से कम अडॉप्ट, क्योंकि जो 15 है हमारा जो आर्टिकल 15 है उसमें ये कहा गया है ना कि कोई भी लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसी के, लेकिन एक 1954 का एक अधिनियम है उसके द्वारा जो है ये मतलब उसमें सिर्फ ये, इसमें ये लिखा गया कि महिला पुरुष ही जो है अगर तो वो ही बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी को लेकर याचिका दिया गया था। मतलब ये लोग शादी कर सकते हैं, ये परमिशन है, लेकिन शादी को जो रजिस्टर्ड करवाया जाता है ये इन लोगों को मतलब वैध मान्यता नहीं दिया गया है इनकी शादी को। ठीक है, बताइएगा उड़ीसा के भी नए राज्यपाल बन गए हैं, कौन से हैं? उड़ीसा और त्रिपुरा में नए राज्यपाल बने हैं अभी, रघुवर दास। ठीक है, उड़ीसा के बने हैं रघुवर दास बन गए नए राज्यपाल हैं। और त्रिपुरा के इंद्रसेना रेड्डी नेल्लू। ठीक है, इंद्रसेना रेड्डी नेल्लू जो है ये त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं। और उड़ीसा के राज्यपाल जो है वो बने हैं रघुवर दास बने। बताइएगा उड़ीसा में जो है विधानसभा सीट कितनी है? 147। ठीक है, उड़ीसा में 147 विधानसभा सीट है। और बताइएगा जो है वहाँ पे राज्यसभा कितना है? 10। उड़ीसा में देखिए विधानसभा 147, राज्यसभा 10 और लोकसभा 21 है। ठीक है, लोकसभा 21 है। ठीक, और त्रिपुरा में बताइएगा राज्यसभा 1, राज्यसभा 1, लोकसभा 2 और विधानसभा 40 या 60 है, 60 है शायद, 60 है, एक बार ऐसे देख लीजिए, लेकिन त्रिपुरा में 60 है शायद विधानसभा और उड़ीसा में 147 है। ठीक है, बताइएगा त्रिपुरा में अभी जो है सीएम कौन है? मानिक शाह है, बीजेपी पार्टी से यहाँ पे मानिक शाह है। बताइएगा चिल्का झील कहाँ पे है? देखिए चिल्का झील को लेके 3 चीज याद रखिएगा। एक तो ये लैगून झील है, ठीक है, और ये भारत में फर्स्ट रामसर साइट था। चिल्का झील जो है फर्स्ट रामसर साइट है और खारे पानी की जो है सबसे बड़ी झील है। ठीक है, चिल्का झील। बताइएगा रुद्र सागर जो है वो कहाँ पे है झील? रुद्र सागर त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में रुद्र सागर जो है, कमल सागर और अमर सागर। ठीक है, 3 वहाँ पे वेट कर रहे थे कि कब आएंगे। नहीं, उसमें छुट्टी नहीं होता ना, तो अब बोले हैं इसी रूम में करवाने के लिए। ठीक है, देखिए तो अमर सागर, कमल सागर और रुद्र सागर ये तीनों झील कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। ठीक है, और बताइएगा बाइसन नेशनल पार्क यहीं पे है, बाइसन नेशनल पार्क और क्लाउडेड नेशनल पार्क। ठीक है, बाइसन नेशनल पार्क और क्लाउडेड नेशनल पार्क दोनों ही त्रिपुरा में है। तो बताइएगा भितरकनिका जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है? नेशनल पार्क है ये नेशनल पार्क नहीं, उड़ीसा में। देखिए ये जो है ना मैंग्रोव वन, इसके लिए जो सबसे बड़ा किसको माना जाता है? सुंदरवन को। ठीक है, सुंदरवन पहले फर्स्ट पोजीशन पे आता है, जो कि कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पूछेगा नेशनल पार्क जो है मैंग्रोव वन के लिए, तो ये कौन सा है? भितरकनिका है। ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। दूसरा यूपी पीछे में एक बार ये पूछा हुआ था क्वेश्चन भितरकनिका के बारे में कि दूसरा कौन सा होगा, तो भितरकनिका, और पहला सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मैंग्रोव वन के लिए है। बताइएगा अनसुप्पा और कांजिया झील कहाँ पे है? ये भी उड़ीसा में ही है। ठीक है, अनसुप्पा और कांजिया झील जो है वो उड़ीसा में है। कमल सागर, अमर सागर और रुद्र सागर ये तीनों झील कहाँ पे है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में बाइसन नेशनल पार्क और
एक है क्लाउडेड नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ पे, त्रिपुरा में है। ठीक है, बताइएगा अभी जो है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आया है 2023 का, इसमें भारत का स्थान कितना है, 45 है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि 47 देशों में ही हुआ है। ठीक है, इसमें 47 देश ही पार्टिसिपेट किए थे इसमें, जिसमें भारत जो है 45वें स्थान पे। प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, नीदरलैंड है। ठीक है, नीदरलैंड है, पहले स्थान पे नीदरलैंड है और सबसे लास्ट में अर्जेंटीना। ठीक है, भारत 45वें स्थान पे, 47 देश भाग लिए थे, पहले स्थान पे नीदरलैंड और लास्ट में अर्जेंटीना है। ठीक है, बताइएगा अभी न्यूजीलैंड के जो है नए पीएम बने हैं, कौन है, क्रिस्टोफर बने। ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये नीदरलैंड के, सॉरी न्यूजीलैंड के पीएम बने। ठीक है, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड में थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा हो जाता, बताइएगा न्यूजीलैंड का जो है वो राजधानी कहाँ होगा, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन। ठीक है, देखिए नीदरलैंड का एम्स्टर्डम होगा नीदरलैंड का। ठीक है, देखिए जो नीदरलैंड ही है ना, इसमें क्या होता है, जो आधिकारिक राजधानी, अगर सीधे राजधानी आपको पूछ दिया, ठीक है, तो वो आपको हो जाएगा कौन सा, ये इसका एम्स्टर्डम। ठीक है, लेकिन अगर प्रशासनिक राजधानी पूछेगा तो वो द हेग को उसका दर्जा दिया गया प्रशासनिक राजधानी का, और आधिकारिक राजधानी एम्स्टर्डम होगा। ठीक है, और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ठीक है, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है। बताइएगा न्यूजीलैंड का जो करेंसी क्या होगा, न्यूजीलैंड का डॉलर और नीदरलैंड का यूरो। देखिए एक बार फिर से सुनिए, नीदरलैंड का जो है अधिक सीधे, अगर देखिए वैसे राजधानी भी अगर सीधे पूछेगा तो एम्स्टर्डम ही है। ठीक है, लेकिन वो आधिकारिक राजधानी है, और अगर प्रशासनिक राजधानी पूछ दिया तो वो होगा द हेग। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, वहाँ की मुद्रा डॉलर होगी, और नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है। ठीक है, बताइएगा अभी जो है ना नरेंद्र मोदी एक गरबा सॉन्ग लॉन्च किए हैं, उसका नाम क्या है, मतलब इसको ये लिरिक्स दिए हैं इस सॉन्ग को, माडी। ठीक है, माडी। इससे पहले भी एक और सॉन्ग ये लिरिक्स दे चुके हैं, शायद गरबो करके कोई सॉन्ग था उसको, लेकिन अभी ये इनका दूसरा है, माडी है। ठीक है, ये गरबा सॉन्ग है। बताइएगा 5 दिवसीय जो है गिटेक्स ग्लोबल 2023 तकनीकी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है, दुबई में। ठीक है, दुबई में हुआ। बताइएगा वर्ल्ड ट्रोमा डे कब मनाया जाता है, आघात दिवस 17 अक्टूबर को, और विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को। ठीक है, उसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ट्रोमा डे 17 अक्टूबर को। अभी जो है इक्वाडोर के जो है यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं, कौन बने हैं, डेनियल नाओबा। ठीक है, इक्वाडोर के जो है सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं डेनियल नाओबा बने हैं। अब बताइएगा इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है, क्यूटो। ठीक है, क्यूटो उसकी राजधानी है, और उसकी मुद्रा क्या होगी, यूएस डॉलर। ठीक है, यूएस डॉलर। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो और मुद्रा यूएस डॉलर है। बताइएगा ये जो इक्वाडोर है ये किस मतलब महाद्वीप में पड़ता है, कौन से कंटिनेंट में होगा, साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में पड़ता है इक्वाडोर जो है वो साउथ अमेरिका में पड़ता है। बताइएगा न्यूजीलैंड जो है ये कौन से महाद्वीप में है, अभी महाद्वीप कितना है, 8 महाद्वीप है। अभी जो है जिलेंडिया नया महाद्वीप खोजा गया है। ठीक है, जिलेंडिया जो है वो नया, देखिए पहले जो ये न्यूजीलैंड था ना, ये ऑस्ट्रेलिया का था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का था, लेकिन अभी जो ये जिलेंडिया नाम का द्वीप खोजा गया है, इसको 8वां महाद्वीप कहते हैं, जिलेंडिया। इसका जो है ना 94% पानी में ही डूबा हुआ है, जो 6% बचा हुआ है उसी में न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड अब जो है वो जिलेंडिया महाद्वीप में पड़ता है। हाँ हाँ, इस तरफ ही हुआ जिलेंडिया। बताइएगा राष्ट्रपति मतलब जो संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये कौन से अनुच्छेद में है, 53 में है। ठीक है, 53 में होगा। और राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है, 52 में होगा। ठीक है, देखिए पहले अगर मेरा शक्ति के बारे में बात किया जाएगा तो पहले मेरे बारे में होगा, तभी शक्ति के बारे में होगा। तो पहले 52 आता है, तो 52 में राष्ट्रपति, और 53 में क्या होगा, उसमें जो शक्तियां निहित होती है वो 53 में होगा। और अभी कोई है तो उसका निर्वाचन भी होगा, तो निर्वाचन होने से पहले निर्वाचक मंडल का होना जरूरी है। ठीक है, तो 54 में निर्वाचक मंडल होगा, और निर्वाचन की जो पद्धति होगी वो 55 में। ठीक है, 52 में खुद राष्ट्रपति, 53 में जो है शक्तियां निहित है वो होगा, 54 में निर्वाचक मंडल, और 55 में निर्वाचन मंडल की जो पद्धति है वो होगा। बताइएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो किस पद्धति के द्वारा होता है, एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा। ठीक है, और ये गुप्त मतदान है, मतलब अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष होता है। बताइएगा ये जो राष्ट्रपति है अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक रहता है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया, 5 वर्षों तक पद ग्रहण करेगा, ये किस अनुच्छेद में,
ये 56 में है, ठीक है, ये 56 में दिया गया। देखिए 57 में जो है ना राष्ट्रपति का जो है ना एक व्यक्ति के रूप में पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता दिया गया है, ये 57 में, ठीक है। अगर पूछेगा राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन तो वो 57 में होगा, और 56 में है अवधि है, ठीक है, अवधि है जो 5 वर्षों की होती है, जिस दिन वो जिस तिथि को शपथ लिया उस दिन से। अब देखिए राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? नहीं 60 में, ठीक है, 60 में शपथ है और 61 में महाभियोग। और महाभियोग जो है राष्ट्रपति पर एक ही कारण से लगाया जा सकता है, वो कौन सा कारण है? संविधान का अतिक्रमण, ठीक है। अगर वो संविधान में जो भी लिखा है उसके अगेंस्ट अगर कुछ ऐसा कर देता है तभी उस पे महाभियोग लगेगा। एक ही रीजन है, संविधान का अतिक्रमण, ठीक है, जिसके कारण उस पे महाभियोग लगता है। और महाभियोग 61 में है, ठीक, 61 में महाभियोग है और 60 में उसका शपथ है राष्ट्रपति का। अब देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण 87 के 1 में राष्ट्रपति का देखिए शपथ भी पूछता है, राष्ट्रपति का शपथ 60 में, अनुच्छेद 60 में, और राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है 87 के 1 में होगा, ठीक है। बताइएगा जो कितने ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने? 6 उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने, ठीक है। एक तो पहले एक शुरू से ले लीजिए, पहले उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन थे, उसके बाद जाकिर हुसैन दूसरे उपराष्ट्रपति, और तीसरे वीवी गिरी थे, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति बने थे तो पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, और उन्हीं के बाद जैसे वो 3 उपराष्ट्रपति थे वही तीनों एक लाइन से फिर राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, ठीक है। तो ये 3 हुए। उसके बाद फिर आर वेंकट रमन से शुरू कीजिए, ठीक है। आर वेंकट रमन थे, के आर नारायण थे, क्या बोले? तीसरे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? हाँ तो वही कह रहे, जो उपराष्ट्रपति ऊपर से 3 थे ना, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद एक लाइन से राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। जैसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, लेकिन पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णन थे, दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और तीसरे उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे। तो यही तीनों जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद एक लाइन से राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या थे? आर वेंकट रमन और शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण, ये तीनों भी उपराष्ट्रपति थे, उधर एक लाइन से थे, और यहाँ आके 8वें 9वें 10वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। तो कौन कौन से थे? आर वेंकट रमन, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा और फिर के आर नारायण। तो ये 6 जो थे पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। बताइएगा स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की महिला राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। कब इनका जन्म हुआ था? 1958, 20 जून 1958 को हुआ था, ठीक है। अब बताइएगा जो प्रस्ताव, जो राष्ट्रपति के ऊपर जो प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है, आरोप को सिद्ध करने का जो प्रस्ताव होता है वो कितने बहुमत से पारित होता है? हाँ 2/3 बहुमत से पारित होगा। ये जो प्रस्ताव पारित होगा वो 2/3 बहुमत से पारित होगा, ठीक है। और पेश भी अगर होगा ना तो 2/3 सदस्यों द्वारा पारित करने के बाद ही होता है, ठीक है। नहीं देखिए सदस्य का हस्ताक्षर 1/4 है, लेकिन जब दूसरे सदन में पेश किया जाता तब भी 2/3 ही चाहिए, और प्रस्ताव पारित करने के लिए भी 2/3 बहुमत ही चाहिए होता है, ठीक है। अब बताइएगा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये कौन से अनुच्छेद में है? नहीं 56 के 1 के क में है। जैसे 56 में उनका पदावधि है ना कि 5 वर्षों तक रहेंगे, तो वही 56 के 1 के ख में दिया गया है कि वो अपना जो है त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। और इसी बात की सूचना जो है उपराष्ट्रपति तुरंत जाके किनको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। तो ये किस अनुच्छेद में होगा? 56 के 2 में होगा, ठीक है। देखिए लूसेंट में जो है ना कहीं कहीं पे क्या किया होगा कि कॉमा का साइन देके दूसरा चीज देगा, तो जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ना वो मेनली उस अनुच्छेद का है, ठीक है। पहले वाले स्टेटमेंट को मत लीजिएगा उसका, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति को संबोधित करके वो त्याग पत्र देंगे, ये 56 के 1 के क में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसकी सूचना जो उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देंगे ये 56 के 2 में है, ठीक है। और ऐसे सीधे अगर 1-2 खंड नहीं दिया होगा तो 56 सीधा रहेगा, तो वो लिख देना, लेकिन अगर खंड दिया होगा तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बताइएगा ये जो उन पे महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पे, ये कितने दिन पहले सूचना दी जाती है? 14 दिन पहले दी जाती है। बताइएगा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन से जो है वो सदन के सदस्य होंगे? और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है, निर्वाचित, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य नहीं होंगे और मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित होते हैं, ठीक है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में देगा कि राष्ट्रपति होते हैं, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं, तो राष्ट्रपति क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, ठीक है, निर्वाचित होते हैं, नियुक्त नहीं निर्वाचित होते हैं, ठीक है। और इनमें जो है बताइएगा जो बाद में क्या हुआ कि पांडिचेरी और दिल्ली ये जो है इन विधानसभा के जो सदस्य थे उनको भी इनके निर्वाचक मंडल में दिया गया था। तो ये कब दिया गया था?
कौन सा संशोधन के द्वारा? 70वां संशोधन, बिल्कुल सही, 70वां संशोधन 1992, ठीक है, 1992 70वां। और देखिए इससे पहले ना 69वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें दिल्ली में जो है राजधानी क्षेत्र वाला और विधानसभा बनाया गया, ठीक है, विधानसभा बनाया गया, लेकिन जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया पुडुचेरी और दिल्ली विधानसभा को 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है, 1992 के द्वारा किया गया। लेकिन ये लागू कब से हुआ था? 1995 से, ठीक है, ये लागू हुआ 1995 से, शामिल किया गया था 70वां संविधान संशोधन 1992 में, लेकिन लागू हुआ 1995 से, ठीक है। अब बताइएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितना भी विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है, बिल्कुल सही, सर्वोच्च न्यायालय करता है। बताइएगा अगर राष्ट्रपति नहीं है, आकस्मिक रूप से अगर वो नहीं है तो उनकी जगह पे कौन कार्य करेंगे? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और नहीं तो उनके वरिष्ठतम न्यायाधीश अगर वो नहीं है तो, ठीक है। बताइएगा जो राष्ट्रपति है उनको किस निधि से जो है वेतन दिया जाता है? संचित निधि से। बताइएगा राष्ट्रपति का जमानत राशि कितना होता है? 15,000 रुपए होता है। और कितना मत अगर नहीं प्राप्त किएंगे? 1/6, ठीक है। अगर 1/6 मत नहीं, जितना भी मत दिया गया है उसका अगर 1/6 मत नहीं वो ले पाए तो उनका जमानत राशि जो 15,000 होता है वो जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। अब बताइएगा राष्ट्रपति की जो ये जो पदावधि होती है, ठीक है ना, तो उनका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर सकता है, ये कौन से अनुच्छेद में है? मतलब कि ये राष्ट्रपति ये नहीं है, मतलब कि राष्ट्रपति जो है ना, जैसे कि मान लीजिए कि उनका जो है टाइम पीरियड खत्म हो गया, उनका टेन्योर जितना है वो खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर नया नहीं चुना गया, उत्तराधिकारी नहीं आया तो भी राष्ट्रपति रहेंगे ही, ठीक है, उस पद पे वो रहेंगे ही, उत्तराधिकारी नहीं है तो वो कौन से अनुच्छेद में है ये बताइएगा? 56 के 1 के गौ में है, ठीक है। जैसे कि उनका टेन्योर 5 साल का, ठीक है, और वो खत्म हो गया, उनका कार्यकाल खत्म समाप्त हो चुका है, लेकिन नए उत्तराधिकारी नहीं चुने गए तब भी राष्ट्रपति उस पद पे बने रहेंगे, ये 56 के 1 के गौ में है, ठीक है। बताइएगा राष्ट्रपति को जो है अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में कितना प्रति माह मिलता है? 1.5 लाख मिलता है, ठीक है, 1.5 लाख मिलता है, ठीक। बताइएगा राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है उनको कितने प्रकार की वीटो शक्ति प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति। कौन कौन सी है? एक तो आत्यांतिक होगा, एक निलंबन और एक जेवी वीटो, ठीक है। 3 तरह का उनको शक्ति दिया गया, 3 तरह का उनको वीटो शक्ति प्राप्त है। और वीटो का मतलब क्या होता है? हाँ, किसी चीज में रोक लेना, ठीक है, किसी भी चीज को रोक देना होता है। अब देखिएगा जब देखिए ये तो डिसाइड कर दिया गया था जब 24वां संविधान संशोधन 1971 हुआ, तो ये था कि अगर आप वो राष्ट्रपति ना बाध्य हो जाते हैं, जब दोनों संसद से पारित होके वो आ जाता है तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं उस पर अनुमति देने के लिए, ठीक है। लेकिन जब वो पुनर्निर्वाचन के लिए भेजते हैं किसी भी जो अध्यादेश को, वापस जो अधिनियम जो भी बिल आया है उसको जब वो पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो धन विधेयक को भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं। धन विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, ठीक है, ये उनके पास ये राइट नहीं है कि वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दें, ठीक है। उनको उस पर क्या होता है कि राष्ट्रपति को जो है ना अपनी स्वीकृति उनको देनी ही पड़ती है। ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था, ठीक है, उनको बाध्य कर दिया गया था लेने के। अब बताइएगा वो जो है उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श लेते हैं किस अनुच्छेद में है? 143 में, ठीक है, 143 में राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से किसी भी विषय पे परामर्श लेंगे, लेकिन वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, मन है तो मानेंगे, नहीं मन है तो नहीं मानेंगे, लेकिन वो जो है 143 में उसे परामर्श लेते हैं, ठीक है। बताइएगा राष्ट्र कोई भी चीज हो रहा है, ठीक है, तो राष्ट्रपति को जो जानकारी प्रधानमंत्री देते हैं ये किस अनुच्छेद में है? ये 78 में है, ठीक है। प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्रपति को किसी चीज की जानकारी दे, ये अनुच्छेद 78 में है, ठीक है, अनुच्छेद 78 में है। और देख कोई भी सदन है, ठीक है, लोकसभा है, राज्यसभा है, किसी भी सदन से कोई व्यक्ति क्या होते हैं कि जब राष्ट्रपति बन जाते हैं, ठीक है, तो जिस दिन वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए उसी दिन से उस सदन से जो है उनका जो है सदस्य के रूप में खत्म हो जाता है कार्यकाल। तो ये किस अनुच्छेद में है? 59 के 1 में। 59 के 1 में है कि अगर किसी भी सदन से, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, किसी भी सदन के कोई सदस्य अगर राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लेते हैं तो उसी दिन से उनका सदस्य के रूप में जो है वो कार्यकाल खत्म हो जाता है। ये 59 के 1 में है, ठीक है, 59 के 1 में दिया गया है। और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 123 में है, ठीक है, 123 में है। बताइएगा इसका प्रभाव जो है संसद सत्र के शुरू होने के कितने दिन तक रहता है?
6 सप्ताह तक रहता है। देखिए इस बहुत सारे में क्या है 6 सप्ताह है, 6 महीना, इसमें 6 सप्ताह होगा, ठीक है। सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह तक जो है इसका प्रभाव रहेगा अध्यादेश का, ठीक है। अब बताइएगा राष्ट्रपति जो है वो राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ये अध्यादेश नहीं जारी कर सकते, ठीक है। और कब नहीं होगा? जब ये दोनों सदन जो होते हैं वो सत्र में होते हैं, ठीक है। देखिए जब सत्र में नहीं होते हैं ना सदन, तभी राष्ट्रपति के पास ये राइट है कि वो अध्यादेश जारी कर दे, ठीक है। अगर सदन सत्र में है तो वो जारी नहीं कर सकते हैं। और सदन का जो है सत्र शुरू होने के जो है 6 सप्ताह तक ही इनका प्रभाव रहता है, ठीक है। इस अध्यादेश का प्रभाव 6 सप्ताह तक रहता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। बताइएगा क्षमादान की शक्ति जो है वो कितने में है? 72 में। देखिए राष्ट्रपति को जो क्षमादान का शक्ति दिया गया है ना, तो इसमें क्या है कि वो मृत्यु को भी माफ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्षमादान की शक्ति जो है वो तो राज्यपाल के पास भी है, ठीक है। लेकिन राज्यपाल वो सब कुछ कर सकते हैं, मतलब क्या है कि उसका कार्यकाल छोटा कर सकते हैं, जो दंड का रूप है स्वरूप उसको बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो मृत्यु दंड को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये राइट भी है कि वो मृत्यु दंड को भी रोक सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिएगा कोई भी काम जो है वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। ये किस अनुच्छेद में है? कोई भी कार्यपालिका का जितना भी काम होगा ये राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, ये 77 में होता है, ठीक है। 77 में। शपथ 60 में है, अभिभाषण 87 के 1 में है, और राष्ट्रपति के नाम से कोई कार्य किया जाएगा ये 77 में है, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कितने उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने? 6। ठीक, तो ऑप्शन में क्या करेगा? 4 नाम दे देगा, तो नाम भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इनमें से कौन नहीं बने थे इस तरह से। 1975 में जो ये राष्ट्रपति शासन जो हुआ था, 1975 में जो लगा था, तो उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद ने, ठीक है। फखरुद्दीन थे उस टाइम 1975 में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है। और ये राजेंद्र प्रसाद क्या थे कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति भी रहे थे, ठीक है। और डॉक्टर देखिए राजेंद्र प्रसाद के पास था 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहने का ये, और ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है इनके पास 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और 1 बार ही राष्ट्रपति बने थे। और बताइएगा कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके समय दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी? वीवी गिरी, ठीक है। वीवी गिरी के टाइम पे जो है दूसरे चक्र की जनगणना हुई थी, ठीक है। ये तो नीलम संजीव रेड्डी से निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है। जो था ना एक बार हार गए, फिर से आप हो रहे हैं और आप में कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे, ठीक है। लेकिन वीवी गिरी के टाइम पे जो है वो दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी। यह बताइएगा राष्ट्रपति के पास कितने तरह का वीटो शक्ति है? 3 तरह का वीटो शक्ति है। उसमें क्या होता है कि विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है, ठीक है। देखिए इसमें 2 चीज़ याद रखिएगा। एक क्या होता है कि जो आत्यांतिक वीटो है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो जो किसी संसद के द्वारा पारित विधेयक है उसको अपने पास सुरक्षित रखने के लिए आत्यांतिक वीटो होता है, ठीक है। लेकिन अगर पुनर्विचार के लिए भेज रहा है तो वो निलंबन वीटो कहता है, ठीक है। अगर उसको पुनर्विचार हेतु लौटाना होता है तो ये निलंबनकारी वीटो होगा, ठीक है। और जेवी वीटो क्या होता है कि इसको ना अब इस पर अनुमति देने का मन नहीं है और वो इस चीज़ के लिए भी बाध्य है कि अब लौटा तो सकते नहीं, तो क्या करेगा? वो उस पर कोई निर्णय ही नहीं देगा, उसको रखा रहेगा। 111 में जो वीटो के बारे में जो है अनुच्छेद 111 में, ठीक है। मतलब ये विधेयक को लौटाता ही नहीं, अपने पास ही रख लेता है, ठीक है। कोई निर्णय नहीं देता और समय के साथ ये खुद ही समाप्त भी हो जाता है। अब बताइएगा ये जो सॉरी तो उपराष्ट्रपति का दिया हुआ है, और देखिए इसके पास राष्ट्रपति के पास जो कुछ आपातकालीन जो है वो शक्तियां भी होती है, ठीक है। तो बताइएगा जो वित्तीय आपात है किस अनुच्छेद में है? 360 में। अच्छा वित्तीय आपात जो है इसका न्यूनतम अवधि कितना है? न्यूनतम अवधि 2 माह, ठीक है। 2 माह न्यूनतम अवधि, मतलब कम से कम जो है ये 2 माह तक तो लगेगा ही। और अधिकतम में कोई सीमा नहीं है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल है ना, अब जब तक आपके पास पैसा है नहीं, वित्तीय आपातकाल है तो वो इसमें रहेगा, ठीक है। लेकिन न्यूनतम इसका कितना होगा? 2 माह होगा, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? 356 में है, ठीक है। 356 में है। अब देखिएगा सशस्त्र विद्रोह के कारण जो लगाया जाता है आपात, वो कौन से अनुच्छेद में है? 352 में, ठीक है। देखिएगा संघ जो है वो किस भाग में है?
5 में है और राज्य 6 में। संघ के सीधे बस, संघ 5 में और राज्य 6 में। पता है संघ अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है संघ में? 52 से 151, ठीक है, 52 से 151 तक है। 51 तो वहीं चला जाता है, नीति निर्देशक तत्व वाला जो है उसी में रह जाता है, ठीक है। ये 52 से 151 है और राज्य में अनुच्छेद 52। देखिए संघ खत्म हुआ, संघ के बाद ही राज्य, भाग 5 में संघ है, ठीक है, तो वो 52 से 151 था। उसके बाद भाग 6 में राज्य है, तो वो 152 से 237 तक होता है, ठीक है। और 7वां भाग कोई निर्वासित कर दिया गया था, जिसमें 238 या 237 का कोई भाग था, उसको 238 ही था, उसको निर्वासित कर दिया गया था, ठीक है। अब देखिएगा निर्वाचित राष्ट्रपति और जो उस पर महाभियोग है किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, बिल्कुल सही, अमेरिका से लिया गया। और मंत्रिमंडल प्रणाली जो है वो ये ब्रिटेन का है, ठीक है। मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन का है और राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की जो प्रक्रिया ये अमेरिका से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ये भी आयरलैंड से, ठीक है, ये भी आयरलैंड से लिया गया। और राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा, इसकी राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है ये कनाडा की, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, मंत्रिमंडल ब्रिटेन से, और राष्ट्रपति जो है इसमें जो निर्वाचक मंडल होते हैं ये आयरलैंड से, ठीक है। निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। बताइएगा कार्य जो है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कैसी राशि है कार्य? कार्य अदिश राशि है। कार्य जो है वो अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अच्छा बताइएगा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखिए हाँ, अगर किसी, ये दो चीजें बहुत कंफ्यूज है। अगर कार्य करने की क्षमता है तो वो जिसके आपके अंदर जितना एनर्जी रहेगा आप उतनी ही कार्य कर सकते हैं, तो कार्य करने की क्षमता जो है ऊर्जा कहलाती है। और कार्य करने का जो दर है, मतलब कितने समय अवधि में आप कितना कार्य किए, वो शक्ति है, ठीक है। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक बताइएगा वाट है। और हॉर्स पावर किसका एसआई मात्रक होता है? हॉर्स पावर, अश्व शक्ति जिसको बोलते हैं, ये भी शक्ति का ही होता है, ठीक है। अश्व शक्ति जो है ये भी शक्ति का ही होता है। बताइएगा एक जो है 1 वाट जो है एक शक्ति में जो है कितना हॉर्स पावर होगा? अश्व शक्ति 746, ठीक है, 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। अगर 1 वाट में पूछ, अगर 1 किलो वाट में पूछ दे तो 3.46 नहीं, ये 1.34 होगा, 3.6 नहीं होगा। जूल में पूछेंगे तब 3.6 होगा, ये 1.34 होगा। क्योंकि देखिए जैसे अभी 1 हॉर्स पावर 746 वाट था ना, तो अगर इसी में हम 1 वाट पूछ रहे इधर से, तो यही 746 क्या होगा, वो ये 1 हॉर्स पावर के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 1000 पूछ देंगे, 1 किलो वाट का मतलब क्या होता है? 1000 वाट, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा और 746 कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो अब 746 अगर आप 1000 को काट के देखिए भी तो 1 पॉइंट में ही कुछ आएगा, ठीक है ना, तो 1.34 होगा, ठीक है, 1.34। तो 1 किलो वाट बराबर 1.34 हॉर्स पावर होगा, ठीक है। और अगर 1 हॉर्स पावर पूछेंगे तो 746 वाट होगा। इसी को उलट पुलट करके जो है इसका वैल्यू निकालता है, ठीक है। बताइएगा काइनेटिक एनर्जी जो है गति, मतलब गतिज ऊर्जा जो है, इसका फॉर्मूला बताइएगा, ½ mv² होता है, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा का mgh, ठीक है। g क्या होता है यहाँ पे? g वृत्तीय त्वरण होता है और m द्रव्यमान। अच्छा बताइएगा भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है? देखिए भार जो है ना, देखिए भार जो है, भार क्या होता है? वो पृथ्वी के कारण, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु का भार आता है। लेकिन द्रव्यमान क्या होता है? वस्तु का खुद का, वस्तु कितने किलोग्राम का, उसमें क्या निहित है, वो वस्तु का द्रव्यमान होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम 2 किलो कोई चीज ली है, ठीक है, तो ये 2 किलो क्या है? वो वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है। और ये ये वस्तु हम कहीं पे रखेंगे तो द्रव्यमान जो उसका है वो 2 किलो ही रह जाएगा केजी में, ठीक है। लेकिन जो भार है वो, क्योंकि पृथ्वी पे क्या होता है, अलग अलग जगह पे गुरुत्वाकर्षण अलग अलग है, तो भार क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कारण है तो वो बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो भार जो है वो घटेगा, भार जो होगा वो सदिश राशि होगा और द्रव्यमान होगा अदिश राशि होगा। इसलिए कहते हैं ना कि कोई वस्तु के बारे में बोलते हैं कि इतने किलो का है, तो चंद्रमा पे जाएगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा,
तो हम लोग 1/6 करके जल्दी से निकाल देते हैं, लेकिन वो भार बदलेगा, सिर्फ द्रव्यमान उतना ही रहेगा, जितना द्रव्यमान पृथ्वी पे है उतना ही चांद पे भी, कहीं पे भी जाएगा द्रव्यमान वही रहेगा, सिर्फ भार बदलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा भार और द्रव्यमान में, ये नहीं कि हर जगह 1/6 करके निकाल दीजिएगा। बताइएगा ट्यूबलाइट जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? अच्छा, ये बताइएगा कि ट्यूबलाइट जो है उसमें कैसे जलता है, कैसे जलेगा ट्यूबलाइट? जब तक करंट देंगे तो क्या विद्युत ऊर्जा देंगे, मतलब विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देगा? और ट्यूबलाइट जो अगर है तो किसमें प्रकाश देगा। कोई भी चीज का उसको पहले मोटर जैसे है, तो मोटर कैसे चलता है? अपने आप तो नहीं चलता, जब तक उसको हम लोग देंगे इलेक्ट्रिसिटी तभी चलेगा, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। और जनरेटर है, तो जनरेटर में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा, तो हाथ से चलाते हैं तो उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी देता है, यानी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, बताइएगा माइक्रोफोन है, ये किसको किसमें बदलेगा? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन में करंट कहाँ से देंगे? पहले वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है, ठीक है, आप ना लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों अलग एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, लाउड स्पीकर में ये हुआ कि विद्युत ऊर्जा दीजिएगा तो वो ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है, लेकिन माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, बताइएगा 1 किलोवाट बराबर कितना एचपी होगा? एचपी में देखिए वो एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, लेकिन 1.34 होगा। ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर 1.34 एचपी होता है। ठीक है, और ये जो आप 3.6 × 10⁶ जूल बोल रहे थे, ये 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, हाँ 1 किलोवाट घंटा होगा, तब ये होगा 3.6 × 10⁶ जूल होगा। ठीक है, अब देखिए 1 किलोवाट घंटा होगा ना, तब ये होगा 3.6 × 10⁶ जूल होगा। ठीक है, अब देखिए जिस चीज में भी जैसे वाट हो गया, किलोवाट हो गया, मेगावाट होगा, ये सब क्या होगा? वाट है तो शक्ति का है, लेकिन जैसे ही उसके लास्ट में क्या होगा कि टाइम लग गया, ठीक है, सेकेंड लग गया, आवर लग गया, ये सब लग गया, तो वो ऊर्जा का हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही टाइम लगेगा, वाट आवर हो गया, किलोवाट आवर हो गया, तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, और अगर वाट तक रहा तो वो शक्ति का मात्रक होगा। ठीक है, शक्ति का मात्रक होगा। बोलेगा 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 3600 जूल। ठीक है, 3600। ठीक है, इसी को बदला है। जैसे अभी हम लोग क्या लिखे कि 1 वाट घंटा, ठीक है ना, तो 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल लिखा, हाँ उसी को बदला। तो अब 1 किलोवाट घंटा लाया, मतलब उसमें 3 जीरो एक्स्ट्रा आ गया, तो इसी में क्या किया? ये 2 जीरो इधर था, 3 जीरो 5 जीरो हुआ ना, लेकिन क्या रह जाता है? ये 36 रह जाता है, लेकिन 3.6 किया तो 1 जीरो और बढ़ गया, तो 10⁻6 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल होगा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए हम कभी दृष्टि पढ़े नहीं है, खुद ही नहीं, तो आप लोग को उसमें से कैसे पूछे? हम खुद ही नहीं कभी पढ़े हैं, इसलिए उससे हमसे नहीं होता। बताइएगा किस डिग्री सेल्सियस पे जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापक्रम समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, क्या? अच्छा, -40 डिग्री। और अगर डबल बोला जाए तो किस पे दुगुना हो जाएगा? 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दुगुना बोलेगा तो 160 डिग्री सेल्सियस, और बराबर होगा तो -40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, बताइएगा ठंडा, जैसे हम लोग क्या होता है थर्मामीटर में पारा का उपयोग करते हैं ना, लेकिन ठंडे प्रदेश में जाइएगा तो वहाँ पे अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल का जो द्रव्यनांक होता है ना बहुत कम होता है। अब देखिए द्रव्यनांक कम हुआ मतलब हिमांक भी कम होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई चीज 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा है, ठीक, अब हिमांक कम गया मतलब कम तापमान पे और कम तापमान पे जमेगा, तो 0 डिग्री से और कम तापमान है उस पे जमेगा। तो अगर ठंडा प्रदेश है तो मान लीजिए कि और ठंडा बढ़ रहा है, मतलब क्या होगा, मान तो डिग्री में कमता ही जाएगा ना अगर ठंडा बढ़ रहा है तो पारा की जगह पे अल्कोहल इसलिए होता है ताकि अगर ठंडा प्रदेश है भी तो वो जम नहीं जाए। ठीक है, जमे नहीं, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है अल्कोहल का, क्योंकि उसका हिमांक द्रव्यनांक ये दोनों ही कम होता है। ठीक है, इसलिए उसका उपयोग पारा के जगह पे ठंडे प्रदेशों में किया जाता है। बताइएगा स्वचालित इंजन जो है इसमें एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग क्यों किया जाता है? हाँ यही है, हिमरोधी के लिए, ताकि वो जम नहीं जाए, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल का। ठीक है, किसी भी द्रव जल के साथ जो है ना अगर आप एथिलीन ग्लाइकोल को मिला दीजिएगा ना तो उसका जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, मतलब और कम तापमान चाहिए उसको जमने के लिए। ठीक है, तो ये ठंडे प्रदेश में इसलिए किया जाता है। बताइएगा जो परम शून्य जो ताप होता है इस पे आणविक ऊर्जा कितना होगा? एकदम कम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, आणविक ऊर्जा जब एकदम न्यूनतम हो जाएगा। बताइएगा केल्विन स्केल पे ये कितना होगा परम शून्य ताप?
ये केल्विन स्केल पे 0 डिग्री, ठीक है, केल्विन स्केल पे 0 डिग्री। और जो आप बताइए है -273.15 डिग्री, ये सेल्सियस स्केल पे, ठीक है, वो सेल्सियस स्केल पे, ये केल्विन पे है, ठीक है। तो ऑप्शन में सब दे देगा सेल्सियस केल्विन मिक्स करके, इसको ध्यान रखिए। केल्विन स्केल पे 0 डिग्री केल्विन और सेल्सियस में -273 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, पॉइंट में होगा। बताइएगा थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? थर्मो जो है ताप को नियंत्रित रखता है, ठीक है, स्थिर रखता है ताप को। थर्मो फ्रीजर में भी थर्मोस्टेट लगाया जाता था, ठीक है, टेम्परेचर को वो जो है नियंत्रित रखता है। बताइएगा जब वायु की आर्द्रता जो है उच्च होगी तो वाष्पन का दर क्या होगा? दर कम जाएगा, ठीक है, आर्द्रता अगर उच्च होगी तो वाष्पन का जो दर है वो कम जाएगा, और जब आर्द्रता जब निम्न होती है तो वाष्पन की दर ऊंची हो जाती है, ठीक है। बताइएगा डेजर्ट रूम कूलर जो होता है, इसमें जो है शीतलन जो है किसके कारण होता है? डेजर्ट रूम कूलर में जल के वाष्पन के कारण, ठीक है, जल के वाष्पन के कारण जो है शीतलन होगा, मतलब वो ठंडा होगा, डेजर्ट रूम कूलर, ठीक है। और ये जो पूछ रहा है ना कि देखिए ये जो हम अभी पूछे थे दोगुना वाला, ठीक है, तो इसमें ये नहीं है, मतलब फॉरेन हाइट तापक्रम जो है ना ये सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होगा, ये भी याद रखिएगा, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा हो जाए। फॉरेन हाइट दुगुना हो जाएगा सेंटीग्रेड का, ठीक है, 160 डिग्री सेल्सियस पे, और -40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों बराबर होता है। ये फॉरेन हाइट दुगुना होगा सेंटीग्रेड के, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला तो पता ही होगा, हाँ, C/5 करके जो निकालते हैं, ठीक है। इसमें निकालने का क्या फॉर्मूला था ना कि नीचे में जो होता है कि जितना दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको लिखा जाता है, और ऊपर में क्या लिखा जाता है, जैसे जो भी है, जैसे सेल्सियस है, फॉरेन हाइट है, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे फॉरेन हाइट कहाँ से शुरू होता है? 32 से, ठीक है ना, 32 से शुरू होता है ना फॉरेन हाइट, और कहाँ तक जाता है फॉरेन हाइट? कहाँ तक होता है? 212 तक, ठीक है, 212 तक जाता है। तो 212 और 80 में हम लोग अंतर निकाल, मतलब ऐसे 32 में और 212 में अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना अंतर आएगा? 180 का आएगा, ठीक है, तो 180 का अंतर है। तो मतलब उसके देखिए उसके जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस जैसे होता है ना सेल्सियस में, और कितना होता है पूरा 100 पे आता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस का। तो जो डिफरेंस है दोनों के हिमांक और क्वथनांक में जो डिफरेंस होता है ना उस स्केल पे, उसको नीचे लिखते हैं, और ऊपर में जो है जैसे फॉरेन हाइट है तो F लिखे, सेल्सियस तो C लिखे, और माइनस कर देते हैं उसके हिमांक को, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। जैसे आपको सेल्सियस और फॉरेन हाइट में पूछेगा तो दोनों को इक्वल कीजिए, और दोनों के तरफ अपना अपना, जैसे सेल्सियस का लिखना है ना तो पहले C लिखिए, ठीक है, उसके बाद माइनस करके उसका जो हिमांक होता है तो 0 होता है, अब उसके हिमांक और क्वथनांक के बीच में कितना अंतर है उसको नीचे लिखा जाता है। आप दोनों को कट कर दीजिए और जो वैल्यू दिया था उसको पुट कीजिए, तो एक वैल्यू दिया जाएगा, या तो सेल्सियस या फॉरेन हाइट दिया रहेगा, कोई एक वैल्यू निकल जाएगा वहां से, ठीक है। बताइएगा जब बर्फ पिघलेगी तो उसके आयतन में क्या बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा, उसका आयतन घटेगा। तभी तो जब बर्फ पिघलता है तो वो अपने तो वो प्रभाव इसलिए भी नहीं पड़ता देखिए, क्योंकि वो अगर घटेगा आयतन तभी तो वो अपने ही पिघले हुए पानी में जो है तैरने लगता है, ठीक है, तो वो आयतन उसका घटता है, ठीक है। और जब बर्फ जमता है, देखिए क्या होता है कि किसी पाइप से जब पानी जा रहा होता है, ठीक है, तो जब वो जम जाता है तो कैसे पाइप फट जाता है, ये आयतन बढ़ने के कारण, और जैसे ही पिघलता है तो आयतन उसका कम जाता है, ठीक है, आयतन कम जाएगा। बताइएगा जो तापमान कौन से तापमान के मध्य में जो है बैक्टीरिया उत्पन्न होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है? अगर फॉरेन हाइट में पूछेंगे तो अच्छा, अगर ये सेल्सियस में ही बता दीजिए। 1.7 से जो 3.3 तक होता है, ठीक है, 1.7 से 3.3 तक होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक का ये मानना है, ठीक है। और फॉरेन हाइट में पूछेगा तो 36 डिग्री से 38 डिग्री फॉरेन हाइट, ठीक है। और इसीलिए जो देखिए 1.7 से क्या 3.3 लिया गया है, तो इसको 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रखा गया है, मतलब अगर इस डिग्री के अंदर है तो वो क्या होगा, सेफ होगा, वहां पे बैक्टीरिया नहीं होगा, ठीक है। नहीं, ये आयतन का 4 डिग्री सेल्सियस पानी कब खोलने लगता है? नहीं, ये घनत्व और आयतन का होता है। जो 4 डिग्री सेल्सियस है ना मानक होता है, ठीक है, जो घटते घटते फिर बढ़ जाता है और आयतन कमने लगता है, ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है। वहाँ 100 डिग्री क्वथनांक होता है, उस पर पानी उसका खोलने लगता है, सभी अपने क्वथनांक पे ही खोलते हैं, ठीक है। बताइएगा गीला कपड़ा जो है सबसे जल्दी कब सूखेगा? आर्द्रता और तापमान क्या होना चाहिए? आर्द्रता भी ऊंच होगा, आर्द्रता कम और तापमान अधिक होगा तो कपड़ा सबसे जल्दी सूखेगा, ठीक है। बताइएगा जो हम लोग नमक मिला देते हैं बर्फ में
सोडा आदि मिलाते हैं तो उसका बर्फ का गलनांक जो है वो घट के कितना हो जाता है, 0 डिग्री से घट के कितना हो जाएगा, -22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अच्छा बताइएगा, हम लोग जो जल के अंदर होते हैं तो बाह्य दाब का अनुभव करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जो जल का बाह्य दाब होता है ना वो हमारे रक्तचाप से भी अधिक होता है। ठीक है, इसलिए हम उसका अनुभव कर पाते हैं हमारे रक्तचाप से अधिक होने के कारण। ठीक ठीक है, देखिए वायुमंडल में भी तो दाब है, ऐसा तो नहीं है कि वायुमंडल में दाब नहीं, तो फिर हम लोग वायु, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं तो ऐसा क्यों नहीं फील हो रहा है कि हम पे दाब लग रहा है? क्योंकि वायु, हमारा जो रक्तचाप है ये वायुमंडल के दाब से अधिक है। ठीक है, लेकिन जल में इसलिए करते हैं क्योंकि जल के जो दाब है उससे हम लोग का रक्तचाप कम होता है, तो कम है इसलिए उसको हम लोग महसूस कर पाते हैं और वायुमंडल के दाब को महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो संतुलित हो जाता है। शुष्कता जो है ये कौन सी दशा को कहते हैं? आर्द्रता क्या होता है तो हम लोग कहते हैं कि शुष्कता है हवा में, निम्न आर्द्रता को। ठीक है, निम्न आर्द्रता की जो घटना है इसी को शुष्कता कहा जाता है। बताइएगा, एक क्या होता है कि ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा जो है कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो टेलीविजन में ऐसा क्या लगाया जाता है जिस त्रुटि को हम लोग दूर कर दे? जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, ठीक है, टीवी देखते हैं तो आवाज जो है वो और पिक्चर एक साथ आता है ना, तो लेकिन दोनों का वेग तो अलग अलग है, तो फिर ऐसा क्या होता है कि टीवी में हम लोग दोनों एक ही साथ देख पाते हैं और सुन पाते हैं। ये क्या लगाया जाता है? ये ऑडियो, हाँ, तो ये ऑडियो सिंक्रोनाइजर होता है। ठीक है, ऑडियो सिंक्रोनाइजर होता है जिसकी वजह से हम लोग पिक्चर और जो है और आवाज दोनों एक साथ सुन पाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखें, बताइएगा ध्वनि की जो गति है उस पर प्रत्यास्थता का क्या प्रभाव होता है? प्रत्यास्थता क्या होती है? प्रत्यास्थता उस पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रत्यास्थता जो है कोई माध्यम में जितना अधिक होगा, हाँ, ध्वनि की गति भी उसमें उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, ध्वनि की गति अधिक होगी अगर उस माध्यम का प्रत्यास्थता अलग होता है, अधिक होता है। बताइएगा, हृदय जो है वो किस आवृत्ति पर कंपन करता है? अपश्रव्य आवृत्ति। ठीक है, हृदय जो है वो अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। हाँ, प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। बताइएगा, सीटी स्कैन में जो है किसका उपयोग किया जाता है? एक्स किरण का। ठीक है, सीटी स्कैन में जो है वो एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। देखिए, जैसे ये जो है लोहा जो है इस पे ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है? 25 डिग्री। लोहा जो होती है ना इसमें ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस 5950। ठीक है, 5950 होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लोहा का 5950 मीटर पर सेकेंड होगा, लोहा का 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और स्टील में थोड़ा ही ज़्यादा होता है क्योंकि इसका ही मिश्रण होता है, 5960 होता है। बताइएगा, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? क्या? हाँ, 30 नहीं, वो तो सुनने का है, 30 डेसिबल तक। ठीक है, 30 डेसिबल तक जो है ध्वनि उत्पन्न होगी अगर दो लोग जो है वो सामान्य रूप से बात करते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल होता है। अब डेसिबल जो होता है ना ये बेल का जो है 1/10वां भाग है। ठीक है, 1/10वां भाग होता है डेसिबल का, बेल का होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बेल जो है वो बड़ी इकाई होगी डेसिबल से, और डेसी का मतलब तो ही होता है 10 पावर जो होता है उसी को डेसिबल कहते हैं। तो बेल का 10वां भाग डेसिबल होता है। ठीक है, अच्छा बताइएगा, जेट विमान जो है समताप मंडल में सरलता से तीव्र गति से उड़ते हैं, इसका कारण क्या होता है? दबाव वहाँ पे कम होता है। ठीक है, दबाव कम होता है, वायु विरल होती है, वायु विरल और दबाव कम होने का। ठीक है, साइंस में जो है ना आजकल सीधे ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन नहीं करता है। अभी मेंस में ही पूछा हुआ था कि हम लोग लूसेंट जैसे पढ़ते हैं तो मतलब ऐसे नॉर्मल से पढ़ लेते हैं, वो ना अब स्टेटमेंट देने लगा है। ठीक है, 2-3 स्टेटमेंट देगा। साइंस का क्वेश्चन अब हर एग्जाम में टफ होने लगा है, तो ऑब्जेक्टिव वाइज हमको लगता है ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ये थ्योरेटिकल पढ़ते हैं वहाँ पर दिमाग ही नहीं काम करता है कि क्या पूछ दिया।
ये चल रहा था। अच्छा, बताइएगा मोबाइल फोन का जो चार्जर है इसमें किस तरह के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? अपचाई ट्रांसफार्मर अपचाई होता है, स्टेप डाउन होता है। ठीक है, हम लोग हमेशा सोचते हैं चार्जर है तो चार्ज होता है तो स्टेप डाउन नहीं होगा, फॉरवर्ड समझ लेते हैं, लेकिन ये स्टेप अप, हाँ ये स्टेप डाउन होता है। ये हम लोग के भी बहुत बार पूछा गया है, हाँ कि मोबाइल फोन चार्जर में जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, याद रखिएगा स्टेप डाउन होता है, अपचाई ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ठीक है, जो अतिचालक होते हैं इसका लक्षण क्या है? इसमें शून्य पारगम्यता होती है। ठीक है, अतिचालक का लक्षण ही है कि उसमें शून्य पारगम्यता होती है। ठीक है, बताइएगा किसी ठोस पदार्थ की जो विद्युत चालकता है वो किसकी संख्या पे निर्भर करती है? क्यों विद्युत चालकता? हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करती है। बताइएगा पारे का जो प्रतिरोधकता है वो कितने ताप पर अचानक से शून्य हो जाता है? केल्विन में बताइएगा कितने ताप पर अचानक से शून्य हो जाएगा? 4.2 केल्विन। ठीक है, 4.2 केल्विन पर अचानक से शून्य, मतलब क्या वो अब क्या हो गया? अतिचालक हो गया। यही पूछता है कि पारा अतिचालक कितने पे हो जाता है, तो 4.2 केल्विन पे हो जाता है। ठीक है, और यही इसी को हम लोग संक्रमण ताप भी कहते हैं। वह ताप जिस पर प्रतिरोधकता जो है अचानक से शून्य हो जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण ताप भी कहते हैं। और इसी घटना को अतिचालकता कहा जाता है। कहते हैं कि पारा कितने जो है ताप पे जो है वो अतिचालक हो जाता है, तो 4.2 केल्विन पे। ठीक है, और इस ताप को हम लोग संक्रमण ताप कहते हैं। ठीक है, संक्रमण ताप कहते हैं। देखिए गैसों में जो विद्युत चालन होगा ना वो हमेशा एक निश्चित दाब परास में होगा। ठीक है, एक निश्चित दाब परास में होता है, और ये दाब जो होता है लगभग 10 mm से जो है 10 पे पावर -3 mm होता है। ठीक है, 10 mm से लगभग 10 पे पावर -3 mm तक ये दाब परास होता है जिसपे विद्युत चालन होता है। किसमें? गैसों में। ठीक है, क्वेश्चन देखे थे, अभी याद ही नहीं आ रहा है कहाँ था। बताइएगा गैस में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जा सकती है? नहीं, गैस में अनुप्रस्थ तरंग कभी उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, यांत्रिक तरंग जो है ना उसके लिए जो क्या होता है? माध्यम, भौतिक माध्यम का जरूरत होता है। यांत्रिक तरंग है तो भौतिक माध्यम का जरूरत होगा ही उसके लिए। अच्छा बताइएगा अनुप्रस्थ तरंग में जो है माध्य स्थिति से ऊपर की ओर जो अधिकतम विस्थापन होता है इसे क्या कहा जाता है? माध्य स्थिति से ऊपर। देखिए अगर माध्य स्थिति से ऊपर होगा तो श्रिंग कहेंगे, और नीचे होगा तो गर्त कहते हैं। ठीक है, उसको गर्त कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग में माध्य स्थिति से ऊपर की अधिकतम विस्थापन को श्रिंग, हाँ तरंग धैर्य होता है। ठीक है, यही तरंग धैर्य होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग जो है ना वो केवल जो है ठोस में ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग हमेशा ठोस में, केवल ठोस में ही उत्पन्न होगा। ठीक है, और पानी की सतह पर जो मतलब उत्पन्न तरंगे होती है ये भी अनुप्रस्थ तरंग होती है। पानी में नहीं, पानी के सतह पर। ठीक है, ये अनुप्रस्थ तरंग होगा। इसको केवल ठोस में ही, अनुप्रस्थ तरंग को केवल ठोस में उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव में जो है ना अनुप्रस्थ तरंग उसके भीतर नहीं बनेगी, केवल उसके तल पे बनेगा। ठीक है, वो ठोस में होता है। गैस में भी नहीं होगा, सिर्फ ठोस में होता है। ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ठीक है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होता है। बताइएगा भारत का जो है अत्याधुनिक एवं सबसे भारी रॉकेट जो है वो कौन सा है? GSLV Mark 3 है। ठीक है, GSLV Mark 3 है। ठीक है, और ये जो अभी अपना चंद्रयान वेब पोर्टल लॉन्च किया गया इसका ये मतलब इसका ये रहा है कि वो लोग मतलब जो भी स्टूडेंट है, अभी छात्र हैं, उनको बताया जाना कि चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च हुआ, ठीक है, तो उसमें उसका मैकेनिज्म क्या था, कहाँ पे लॉन्च किया गया, और ये कौन से ध्रुव पे गया है? दक्षिणी ध्रुव पे। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पे जो गया है ये चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पे गया है। उसमें लैंडर कौन था? विक्रम। लैंडर विक्रम था। ठीक है, और रोवर प्रज्ञान। ठीक है, इसका विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान था। बताइएगा जो एकीकृत परिपथ होता है इसमें कौन सा जो है अर्धचालक चिप प्रयुक्त होता है? किस चीज का बना हुआ होता है? सिलिकॉन का। ठीक है, सिलिकॉन का बना होता है ये, और आईसी चिप जो होते हैं वो भी सिलिकॉन के ही बने होते हैं। बताइएगा जो वर्ड प्रोसेसिंग है ना, स्प्रेडशीट, ये सब कौन से सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है? एप्लीकेशन होगा, सिस्टम होगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या प्लेटफॉर्म होगा?
ये एप्लीकेशन होता है, ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग, ठीक है, इसमें दो, ये स्प्रेडशीट तो इतना नहीं पूछता है, वर्ड प्रोसेसिंग और फोटो एडिटिंग, ठीक है, ये दोनों चीजें ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के संदर्भ में जो ALU है, इसका तात्पर्य क्या होता है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। बताइएगा इसमें क्रांति कब आई थी? 1960 में, ठीक है, 1960 में आया था। बताइएगा उड़िया के स्थान पे ओडिशा लिखा गया था, ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा लिखा गया था? 2000 नहीं, ये 96वां संविधान संशोधन था 2011 में, ठीक है, 2011 96वां संविधान संशोधन था। बताइएगा संविधान मतलब जो है संविधान के अनुच्छेद 45 और 51 के क में जो है संशोधन किए जाने का प्रावधान जो था, ये कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन 2002 का था, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 का था। बताइएगा विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां जो है संसद में निहित है, ठीक है, विधि निर्माण संबंधित अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है, ये कौन से अनुच्छेद में है? 248 में, ठीक है, 248 में है। बताइएगा मालवा का पठार जो वो किस तरह के चट्टानों का बना है? ज्वालामुखी चट्टान, ठीक है, मालवा का पठार जो है वो ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। और इससे कौन सी नदियां निकलती है? चंबल और बेतवा, ठीक है, चंबल और बेतवा निकलती है। बताइएगा गंग वंश के संस्थापक कौन थे? गंग वंश के ब्रजहस्त पंचम, ठीक है, ब्रजहस्त पंचम थे, ठीक है। और देखिए ये जो अभिलेखों के अनुसार जो है ना, इसके प्रथम शासक कोंकणी वर्मा को माना जाता है, ठीक है, कोंकणी वर्मा को माना जाता है और संस्थापक ब्रजहस्त पंचम थे। और इनकी राजधानी कहाँ थी? देखिए शुरुआत में अभी देखिए अभी जो है ना तलकाड कहा जाता है, लेकिन शुरुआत में ना इसकी राजधानी कोलर हुआ करती थी, कुबलाल जिसको कहते हैं, कोलर हुआ करती थी, और अभी जो है तलकाड है। बताइएगा दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाले जो थे वो कौन थे? दत्तक सूत्र पर टीका कौन लिखे हैं? माधव प्रथम लिखे हैं, ठीक है, और ये भी जो है गंग वंश के थे, ठीक है, माधव प्रथम जो है ये दत्तक सूत्र पर टीका लिखे हैं और ये गंग वंश के थे। बताइएगा गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या जो था, इसका विकास जो है किन शासकों के समय में हुआ था? गौड़ी रीति एक साहित्यिक विद्या था, ये गुप्त वंश के, ठीक है, गुप्त वंश, सॉरी गुप्त नहीं, ये पाल वंश के काल में हुआ था, ठीक है, पाल वंश के काल में ये हुआ था। बताइएगा एक जो होता है ना अपोर्तिपी, ठीक है, अपोर्तिपी ये मतलब विवाह की पद्धति है, अपोर्तिपी ये कौन सा जनजाति की है? हो जनजाति।